नमस्कार। मैं रुद्र दिवाकर पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी में मेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए बनाम आरएनए, अर्थात डीएनए वर्सेस आरएनए कौन अधिक उपयुक्त है आनुवंशिक पदार्थ के लिए। तो इस वीडियो को अगर अंत तक आप देखते हैं तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्यों है और आरएनए क्यों नहीं। साथ साथ में वीडियो में हम एक क्वेश्चन भी मेंशन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए में अंतर। तो हम कुछ आपको महत्वपूर्ण अंतर बताएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आनुवंशिक पदार्थ के रूप में उपयुक्तता डीएनए बनाम आरएनए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डीएनए के बारे में। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, और डीएनए की कंप्लीट नॉलेज आपने इसके प्रीवियस वीडियो में ज़रूर ले लिया होगा। यदि नहीं लिया है तो चैनल पर प्लेलिस्ट भी है, और आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में हर चैनल की जो लिंक है वो भी मिल जाएगी। तो आप कंप्लीट से पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर निकलते हैं डीएनए से। तो यह अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। कौन? डीएनए। इसके आनुवंशिक पदार्थ के रूप में उपयुक्तता निम्न कारण से है, अर्थात यह आनुवंशिक पदार्थ किस कारण से है, चलिए उस कारण को देख लेते हैं। तो यह रासायनिक रूप से कम सक्रिय तथा संरचनात्मक रूप से अधिक स्थिर होता है, अर्थात जल्दी इसके स्ट्रक्चर में हेरफेर नहीं होता है, और यह बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं होता है, जिससे कि जल्दी से इसमें चेंजेस नहीं हो पाते। क्योंकि जो ज़्यादा सक्रिय होगा उसमें चेंजेस भी बहुत फास्ट होते रहेंगे, और जो संरचनात्मक रूप से अस्थिर होगा उसमें भी चेंजेस होंगे। तो जो डीएनए होता है वो रासायनिक रूप से कम सक्रिय है तथा संरचनात्मक रूप से स्थिर होता है। इसी कारण जो एक जाति है वो निरंतर उसी तरह बनी रहती है, और इसमें जो उत्परिवर्तन होता है वो भी मंद गति से होता है, जिससे कि विकास भी होता है लेकिन स्लो स्पीड में होता है। नेक्स्ट था, ग्रिफिथ के प्रयोग में उच्च ताप पर जीवाणु मृत हो गए थे, और फिर भी डीएनए उनका नष्ट नहीं हुआ था। सारे प्रयोग हमने आपको अच्छे से समझाया है, प्रयोग की वीडियो भी आपको मिलेगी, वहाँ से जाके ग्रिफिथ का देखिएगा प्रयोग। जब उन्होंने यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को क्या कर दिया था, मार दिया था गर्म करने के बाद, तो बैक्टीरिया तो मर गया था लेकिन जो उसका डीएनए था वो नहीं मरा था, और तभी वो क्या हो गया था, रूपांतरित हो गया था, और जा कर के चूहे में जो आर स्ट्रेन के डीएनए थे और यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया एक दूसरे में रूपांतरित होने से चूहा मर गया था। तो ये प्रयोग आप जब समझेंगे तो जान पाएंगे। यहाँ हमको सिर्फ यही पॉइंट मेंशन करना है कि ग्रिफिथ के प्रयोगों में उच्च ताप पर जीवाणु मृत्यु के बाद भी डीएनए नष्ट नहीं हुए थे, अर्थात डीएनए कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। जैसे यदि डायनासोर का डीएनए हमें इस समय मिल जाता तो हो सकता है मे बी पॉसिबल हम लोग डायनासोर भी बना सकते हैं, क्योंकि जो जीव होता है वो सारी सूचना जीव की उसके डीएनए में निहित होती है। अर्थात हम लोग क्या हैं, हमारा वजूद क्या है, या किसी जाति का क्या वजूद है, वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डीएनए में होती है। जैसे हार्ड डिस्क होता है कंप्यूटर का, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसे ही समझ लीजिए जो डीएनए है वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। और यह उन्हीं इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है जो कि जेनेटिक होती है, ना कि जो आप बाद में जो पढ़ रहे हो इस समय, ये इन्फॉर्मेशन आपके जीन्स में नहीं जाएंगे, लेकिन जो जेनेटिक लक्षण हैं वही जाएंगे, क्योंकि जेनेटिक लेसन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये बातें आप बहुत अच्छे से पहले से जानते हैं। डीएनए में उपस्थित थायमीन इसे अधिक स्थिरता प्रदान करता है। चूँकि आरएनए में यूरेसिल होता है, वो ज़्यादा सक्रिय होगा तो कम स्थिर होगा। कौन? आरएनए। तो डीएनए में उपस्थित थायमीन इसे क्या प्रदान करता है, इसे प्रदान करता है स्थिरता प्रदान करता है। प्यूरिन व pyrimidine के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध व डीएनए में इनकी व्यवस्था डीएनए को आनुवंशिक सूचनाओं के संग्रहण हेतु स्थिरता प्रदान करती है। जो प्यूरिन और pyrimidine के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एडेनिन और थायमीन के बीच डबल बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या करते हैं, और इनकी जो व्यवस्था क्रम होता है उसके वजह से इसमें आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित हो सकती हैं। डीएनए में रिपेयर की क्षमता अधिक होती है, अर्थात ये स्वयं को रिपेयर कर सकता है, तथा इनमें म्यूटेशन निम्न गति से होता है, बहुत स्लो म्यूटेशन होता है। बात समझ में आई? अब आगे बात करते हैं आरएनए के बारे में। तो आरएनए या कुछ विषाणुओं व
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में इसकी अनुपयुक्तता, जबकि वो एक उपयुक्त था, ये अनुपयुक्त है निम्न कारण से। सबसे पहले यह रासायनिक रूप से अधिक सक्रिय तथा संरचनात्मक रूप से अस्थिर होता है। अब जो संरचनात्मक रूप से अस्थिर है वो तो जेनेटिक पदार्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने देखा होगा वायरस जो होते हैं उनमें म्यूटेशन जल्दी जल्दी होता रहता है। वायरस तभी तो एक टाइप का वायरस है उसके दूसरा भाग तुरंत बन जाता है, या दूसरे टाइप का वायरस उसी वायरस से बन जाता है। क्यों? क्योंकि आरएनए उनमें पाया जाता है और क्या हो जाता है वो जल्दी जल्दी उनमें म्यूटेशन होता रहता है, इसलिए विभिन्न टाइप के वायरस एक वायरस से बनते रहते हैं। यह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। आरएनए जो होता है यह एंजाइम के रूप में कार्य करता है, जबकि हम जानते हैं जो डीएनए होता है वो इसके निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, और एंजाइम जो होते हैं उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो इसमें उपस्थित यूरेसिल इसे कम स्थिर बनाता है। आरएनए में उपस्थित यूरेसिल आरएनए को कम स्थिर बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें उत्परिवर्तन की गति तीव्र होती है, और हमने कहा इसीलिए जो वायरसेस होते हैं वो जल्दी जल्दी क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, उनमें उत्परिवर्तन होता रहता है। इनमें क्षति सुधार की क्षमता नहीं होती है, अर्थात रिपेयर की क्षमता नहीं होती है, जबकि डीएनए में रिपेयर की क्षमता थी। अतः उपयुक्त कारणों से स्पष्ट हो जाता है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए या वह तथ्य बताइए या वह कारण बताइए जिनके कारण डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ना कि आरएनए या डीएनए बनाम आरएनए। कुछ भी करके क्वेश्चन पूछता है, आपको आंसर में यही लिखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हम मेंशन कर रहे हैं वो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए और आरएनए में अंतर ज़रूर पूछा जाता है। आप जितने भी साल पेपर उठाएंगे डीएनए और आरएनए में अंतर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए, बहुत सिंपल हमने मेंशन किए ताकि आपको जल्दी से तैयार भी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी जो होता है वो कुछ पार्ट वहाँ पे मिस हो जाता है, जैसे सेंटेंस अधूरा होने के कारण उसका जो नंबर है वो ऐड नहीं किया जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बायोलॉजी में आपका एक भी नंबर किसी भी कीमत पर कम हो। बस बायोलॉजी की ताबड़तोड़ आप तैयारी करते रहिए, बायोलॉजी में आपको बहुत अच्छे नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। तो यह प्रायः केंद्रक में पाया जाता है, कौन? डीएनए, जबकि यह प्रायः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, आरएनए। यह अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है, कौन? डीएनए, और यह केवल कुछ वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ होता है। यह प्रायः द्विरज्जुकीय होता है, डबल हेलिक्स होता है, जबकि यह सिंगल श्रृंखलित होता है, यह एक रज्जुकीय होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, इसमें राइबोस शर्करा होती है। इसमें स्व-द्विगुणन पाया जाता है और इसमें प्रायः स्व-द्विगुणन नहीं पाया जाता है। इसमें थायमीन पाया जाता है और इसमें थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो हमने 6 पॉइंट मेंशन किए, जिसमें से कोई 5 पॉइंट आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये आज की वीडियो थी, जिसमें हमने जाना डीएनए बनाम आरएनए, और ये भी जाना कि डीएनए क्यों उपयुक्त है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। फिर हमने जाना कि आरएनए क्यों अनुपयुक्त है, और इसीलिए या मैक्सिमम ऑफ द जीवों में आरएनए नहीं होता है आनुवंशिक पदार्थ। यह कैसा होता है? नॉन जेनेटिक आरएनए हम लोगों में पाया जाता है, जिसके तीनों टाइप्स हमने एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, इनका क्या कार्य है, इनकी क्या संरचना है, आपने तो डिटेल में पढ़ा ही है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको ज़रूर समझ आई होगी। कुछ भी सुझाव या सजेशंस हो या जो भी आपका समस्या हो, प्रॉब्लम हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बायोलॉजी की तैयारी आपकी बहुत बेस्ट रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ताबड़तोड़ पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।